हेलो बच्चों, सबसे पहले तो मेरी बेस्ट विशेज एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स जो कल अपना पेपर लिखने वाले। और मेरा होप है कि बेटा आप जो अपना ड्रीम एम्स पाना चाहते हैं उसमें आप सक्सीड करेंगे और अपने पेपर को अच्छे से करके आएंगे। आज की जो वीडियो है बेटा वो फाइनल रिवीजन को लेके है। अपन सारे कॉन्सेप्ट 11th एंड 12th के इस वीडियो के अंदर आज एक बार लास्ट टाइम रिवाइज करते हुए चलेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो दिस साइड बेटा विकास चौधरी, चलिए फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं बेटा जी हमारे पास क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है, उनको एक बार बेटा एनालाइज कर लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन मेरे को दिया है, ठीक है, आप भी जरा सोच के बताओ कि जैसे कि ये क्वेश्चन मेरे को दिया है, यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन आपके पास एम्स नर्सिंग पूछ भी रहा है बेटा, ठीक है। तो इसके अंदर वी आपको पोटेंशियल एनर्जी दे दिया, ए और बी का प्रोडक्ट आपसे इसमें पूछा है। तो आप सोचो क्या कर सकते हैं। जो आपने सोचा, क्या सोचा कि सर क्यों ना देखो जो चीज़ें प्लस में होती है उन दोनों का डायमेंशन सेम रहता है। तो इसका मतलब x का जो डायमेंशन है वो वही है जो b का डायमेंशन है, और b इज इक्वल्स टू डायमेंशनली हो गया l। ये पहली चीज़ आपने सोची। दूसरी चीज़ आपने क्या सोची कि भाई अगर मुझे a निकालना है तो इसको इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रूट x को नीचे लाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात, तो कर देते हैं। तो कितना हो गया v, और ये हो गया बेटा x प्लस बी अपॉन रूट एक्स। तो यहाँ से आपको a मिलेगा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जिन डायमेंशंस को आपने प्लस में लिखा है उसको एक में भी आप लिख सकते हो, मतलब a की डायमेंशन भी आप वहाँ लिख सकते हो। तो मतलब ये हो गया v इंटू एक्स बाय रूट एक्स। रूट एक्स को अपन क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे x की पावर 1/2। तो a का जो डायमेंशन है वो कितना हो गया, एनर्जी का कितना रहता है सर, ml2t-2। x ऊपर जाके ये कितना बन गया जरा देख के बताओ। इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो 1 - 1/2, तो 1/2, तो इसका मतलब l की पावर 1/2। इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 1 + 2 t⁻⁻²। तो यहाँ से a का जो डायमेंशन आ गया बेटा दैट इज योर 5/2 t⁻⁻²। पर आपसे पूछा किसका था डायमेंशन, कि सर हमारे से डायमेंशन पूछा है a और b के प्रोडक्ट का। तो a और b को अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो जरा देख के बताओ बेटा ml 5/2 t-2। कई बार बच्चे गलती कर सकते हैं बेटा इसमें, क्योंकि ml की पावर 5/2 t⁻⁻² गिवन है, पर पूछा क्या है ab। तो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन को दोबारा जरूर से क्रॉस चेक करें, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन a b निकालेंगे तो कितना आ जाएगा सर a b की वैल्यू, यहाँ पे l आपने इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा ml की पावर 7/2 t⁻⁻²। अब जरा चेक करो कौन सा ऑप्शन है सर आपके पास 7/2 में ml, दिस इज योर डी ऑप्शन, ठीक है। तो आगे देखते बेटा, अगले क्वेश्चन पे थोड़ा दिमाग लगाते। इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल दिया, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। काइनामेटिक्स का क्वेश्चन है, काइनामेटिक्स का वेटेज अच्छा वेटेज है, तो आप इसको भी रिवाइज कर लेंगे बेटा एक बार। तो हमारे से एक्सेलरेशन दिया है। अभी तक आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो वो जनरली डिफरेंशिएशन के करते हो, इंटीग्रेशन भी है बेटा उसके अंदर, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको देखना रहेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेशन ये रहा, वेलोसिटी पूछ ली बेटा आपके पास। अब जरा फॉर्मूला बताएंगे जल्दी से। क्या फॉर्मूला रहेगा सर, v निकालने के लिए इंटीग्रेशन a dt, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया बेटा जी, इसको अपन याद रख लेंगे। v इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a dt, a की वैल्यू रख देंगे तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2t-2 और dt। आपसे क्या बोला, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 0 से लेके 5 तक का इंटीग्रेशन करना है। तुरंत कर देते हैं। कितना आ गया सर हमारे पास, ये हो गया 2t²/2, लिमिट लगाएंगे 0 से 5 -2t 0 से 5 बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज 5² - 0² -2 5 - 0। तो बोलो जरा बच्चे कितना आया आंसर, कितना आ गया सर, दैट इज 25 - 10 दैट इज योर 15 मीटर पर सेकेंड। नहीं समझे बात, तो कितना आ गया सर 15 मीटर पर सेकेंड, दैट इज योर ए ऑप्शन, ठीक। इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार और पढ़ के बताओ इसमें क्या अपन दिमाग लगाएंगे। इसमें एक पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया, वर्टिकल मोशन पे लास्ट ईयर्स में क्वेश्चन देखे गए हैं बेटा, तो उसको भी अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं। पार्टिकल इज थ्रोन इन अ वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, द रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन आफ्टर 1 and 2 सेकेंड। बताओ भाई आपके दिमाग में क्या थॉट आया सबसे पहले कि सर हमने 4 मीटर पर सेकेंड से बॉल को ऊपर फेंका है और मेरे से इसके मोशन में कहीं 1 सेकेंड पर और 2 सेकंड पर एक्सेलरेशन का रिलेशन आपका रेशो पूछ लिया। अब बच्चे फाइंड करने बैठ जाएंगे एक्सेलरेशन। अरे एक बार सोचो तो भाई, जब आपका वर्टिकल मोशन होता है एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होता है, तो 1 सेकंड पर भी एक्सेलरेशन जी रहेगा और 2 सेकंड पर भी जी रहेगा। तो जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा सर हमारे पास 1:1। तो ये रहा बेटा जी आपके पास सी ऑप्शन। मैं फिर बोल रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है बेटा। अगले क्वेश्चन पे लगाओ, चलो इसमें दिमाग लगाओ, क्या लगा सकते हैं अपन। क्या बोला, वर्टिकली डाउनवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। कहाँ से फेंका,
कि सर एक टावर से फेंका, ठीक है, जब एक टावर से नीचे फेंका कितनी रफ्तार से फेंका सर, 10 मीटर पर सेकंड से आपने उसको नीचे थ्रो किया। आपसे बोल दिया डिस्टेंस कवर्ड, ध्यान देंगे बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कभी जब ऐसी चीज़ें लिखी आ जाए जैसे थर्ड है तो ये सेकंड है, तो बेटा इसके लिए एक फॉर्मूला होता है nth सेकंड का, क्या रहता है, Sn इज इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2n-1। तो इसमें ना ये वाला फॉर्मूला यूज रहेगा। और साइन कन्वेंशन वर्टिकल मोशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो साइन कन्वेंशन को अच्छे से याद रखेंगे। जब आप नीचे फेंकते हो तो इनिशियल वेलोसिटी को -10 लेंगे बेटा जी, तो यहाँ थर्ड सेकंड के लिए लिख देता हूँ मैं पहले, तो ये कितना हो गया -10 माइनस जी बाई 2 इंटू 3 -1। बोलो बेटा जी कितना आ गया, ये आ गया सर -10, इसको कट करेंगे तो -5, और ये कितना हो गया 6 -1 तो 5। बोलो S3 कितना आ गया सर, ये आ गया अपने पास -35 मीटर। सिमिलरली अपन डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे सेकंड सेकंड का, तो सेकंड सेकंड में जाएंगे तो बेटा जी फिर -10 माइनस हाफ जी, और ये हो गया 2n-1। तो बोलो बेटा कितना आ गया -10, ये हो गया अपने पास 5, ये हो गया 3, तो दैट इज -10 -15 दैट इज योर -25 मीटर। तो इन दोनों का ही तो रेशो सर हमारे से पूछा है, बिल्कुल पूछा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को साइन कन्वेंशन के साथ रखना है, तो अगर आप इन दोनों का रेशो बनाते बेटा S3 बाई S2 तो कितना आ गया -35 बाई -25। बोल दो भाई कितना आंसर आ गया सर 7/5। ऑप्शन बोल दो बेटा कौन सा हो गया 7/5, दैट इज योर बी ऑप्शन। नहीं, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते, इस वाले में दिमाग लगाते हैं। इसमें क्या बोल दिया, इस वाले क्वेश्चन में देख लो क्या बोला, पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ट्रैवल 24 मीटर। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल का क्वेश्चन है बेटा, एंड 64 इन द फर्स्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव। इसको बहुत ध्यान देना बेटा, जब कभी भी एक कॉन्जिक्यूटिव मोशन वाला है ना, कभी भी जब ये कॉन्जिक्यूटिव लिखा आ जाए ना, तो आपको पता क्या करना होता है कि मोशन दोनों स्टेट के अंदर इनिशियल पॉइंट से ही चलाना रहता है। मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ। फर्स्ट 4 सेकंड ईच, तो देखो आपसे क्या बोल दिया कि एक बॉडी लेट से इनिशियल वेलोसिटी u एक्सेलरेशन a से चली, पहले 4 सेकंड के लिए कितनी देर तक चली बेटा 24 मीटर तक चली, अगले 4 सेकंड तक बेटा कितनी देर के लिए चली सर 64 मीटर के लिए चली। तो जब कॉन्जिक्यूटिव रहता है ना, तो आपने पता क्या करना रहेगा, आप अपने दोनों बार को पहले A से B मोशन को ऑब्जर्व करो, फिर A to C, मैं लिख देता हूँ A to B। अगर आप ऑब्जर्व करते हो A से B तो क्या लगेगा फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट का, ऐसे इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा लो बेटा जी। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट 24, U कितना हो गया सर U टाइम 4 सेकंड प्लस हाफ एक्सेलरेशन, और टी स्क्वायर कितना हो गया 16। इसको अपन कट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट 24 को आपका 4U प्लस 8a के बराबर आ गया। ये पहली इक्वेशन आ गई। अब मोशन को B to C नहीं पढ़ना है, कर देते बच्चे गलती, आप भी कर सकते हैं बेटा, तो इसको अभी सुधार लो। तो B to C नहीं पढ़ना, A to C पढ़ना है अगर कॉन्जिक्यूटिव वाला टाइप क्वेश्चन रहता है। तो अगर अपन A to C चलेंगे तो तुमने कहा कि अगर सर अपन B to C चल रहे तो कोई दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत कुछ नहीं है बेटा, एक स्टेप और बढ़ जाएगा है ना, आपको बी पॉइंट की वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ जाएगी, अपन बचते हैं उस चीज़ से। तो आप जब ए से सी तक के मोशन को ऑब्जर्व करोगे तो आपका 64 प्लस 24 कितना हो गया सर 88 इज इक्वल्स टू यू टाइम हो गया 8 सेकेंड प्लस हाफ ए 8 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया सर 8u प्लस 64 32a दैट इज 88। इसमें से आप 4u यहाँ बना लो, 4u बना लो तो एलिमिनेशन में इजी रहेगा, 2 कॉमन लेके कट कर दो, दैट इज 4u प्लस 16a। ठीक है, तो एक इक्वेशन मेरे पास ये बन गई। इन दोनों इक्वेशन को मैं रख लेता हूँ है ना, इन दोनों इक्वेशन को मैं रख लेता हूँ, दैट इज योर 44 इज इक्वल्स टू 4u प्लस 16a, और नीचे लिख लेते हैं बेटा 24 इज इक्वल्स टू 4u दैट इज योर प्लस 8a। ठीक है, तो माइनस माइनस दोनों साइड लगाए, ठीक है, 4u से 4u कैंसिल, ये कितना बच गया सर 20, कितना बच गया दैट इज योर 20। आगे कितना बचा सर, ये बचा 8a, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो बेटा जी, दैट इज 20/8, तो कितना आ गया सर हमारे पास ये 5/2 दैट इज योर 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पूछा क्या था हमारे से इनिशियल वेलोसिटी पूछी थी, तो आप कोई भी इक्वेशन यूज़ कर लो, मैं ये वाली इक्वेशन यूज़ कर लेता हूँ, दैट इज 2u इज इक्वल्स टू 24 इज इक्वल्स टू 4u प्लस 8 इंटू 2.5, तो दैट इज 5/2 दैट इज योर 24 इज इक्वल्स टू 4u, तो u की वैल्यू कितनी आ गई सर यहाँ से 1 मीटर पर सेकंड। आ गया कौन सा ऑप्शन आया सर, ए ऑप्शन। कॉन्जिक्यूटिव वाले में स्पेशली ध्यान रखना बेटा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसमें बोलते हैं 2 बॉडीज आर प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी इफ वन इज प्रोजेक्टेड एट इतने एंगल एंड द अदर इज प्रोजेक्टेड एट दिस एंगल। बताओ मैक्सिमम हाइट का रेशियो पूछा है। अब वहाँ कैलकुलेट करने मत बैठ जाना बेटा, मैक्सिमम हाइट का जो रेशियो होता है h1/h2, ठीक है, पहले वाला कितना है 30 डिग्री, इसको थीटा मान लेते हैं,
तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। सिर्फ इस वाले केस के अंदर जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहे हो उसके लिए मैं स्पेशली बोल रहा हूँ। तो दोनों का रेशो करेंगे तो हमेशा आएगा टेन स्क्वायर थीटा बाई 1, और इसके अलावा टाइम का जब इनका रेशो करेंगे तो वो हमेशा आएगा बेटा टेन थीटा बाई 1, ठीक है। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ स्पेशली ध्यान रखना, अलग से वहाँ हाइट निकालने मत बैठ जाना बेटा। तो ये हो गया h1 बाई h2, बोलो कितना हो गया है 10 स्क्वायर 30 बाय 1, तो 10 30 कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 का होल स्क्वायर 1/3, तो ये अपने पास डायरेक्ट आंसर आ गया, दैट इज योर बी ऑप्शन, ठीक है बेटे। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज हो रहे हैं उनको अच्छे से ध्यान रखेंगे और साथ के साथ रिलेट करते हुए चलेंगे कि सर इस चैप्टर में और कौन कौन से फॉर्मूले हैं हमारे पास, तो एक अच्छा रिवीजन अपने पास बेटा यहाँ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लीनियर मोमेंटम। अच्छा इसमें फॉर्मूला बताओ क्या सजेस्ट करते हो। लीनियर मोमेंटम दिया और काइनेटिक एनर्जी है बेटा, तो लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का क्लिक किया फॉर्मूला, बिल्कुल किया सर। क्या फॉर्मूला है, दैट इज योर पी स्क्वायर बाई 2m। ऐसे क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस तो किए ही होगे, पी स्क्वायर बाई 2m। इनिशियल मोमेंटम को अपन लिख लेते हैं, इनिशियल मोमेंटम को p मान लेते हैं, बाद में कितना परसेंट बढ़ गया, यहाँ पर ध्यान देना बेटा जी, बाय या 2, बात समझना, बाय या 2, अगर बाय है तो मतलब प्लस करके चलेंगे, इतना 2 है तो सिर्फ इतनी वैल्यू को ही लेके चलेंगे, तो ये बाय है तो इसका मतलब जो फाइनल मोमेंटम रहेगा उसमें 50% अपन और जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 1.5p। तो लो बेटा जी फाइनल मोमेंटम आ गया। इनिशियल और फाइनल मोमेंटम की काइनेटिक एनर्जी भी निकाल लो, क्योंकि आपको बाद में परसेंटेज इंक्रीज तो बेटा काइनेटिक एनर्जी में निकालना है। अब परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला क्या रहता है, बोलो परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला क्या लिखे सर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंटू 100। चेंज का मतलब क्या होता है बेटा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक, तो इसका मतलब दोनों वैल्यू मुझे फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ लिखते हुए चलता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो मैंने लिखी ली, कितनी होगी पी स्क्वायर बाई 2m, और बेटा फाइनल काइनेटिक एनर्जी आप सजेस्ट कर ही दिए हो कितना, कि सर आप लिख लो 1.5p का स्क्वायर बाई 2m। अपन इसको लिखते हुए चलेंगे बेटा 1.5 का स्क्वायर, और ये हो गया p स्क्वायर बाई 2m को अपन क्या लिख ले, p स्क्वायर बाई 2m को अपन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिख ले, तो ये लिख दिया अपन, ठीक है बेटा। तो यहाँ इस वाले फॉर्मूले में लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंटू 100। जल्दी बताओ क्या बन रही है अपने पास वैल्यू, फाइनल काइनेटिक एनर्जी को 1.5 का स्क्वायर 2.25, ठीक, तो 2.25 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस, कुछ बच्चों का आंसर आया है, तो क्या आंसर आया है सर, इंटू 100 बेटा जी, डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया 125%, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 125%, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड सारे फॉर्मूले आप यहाँ पे अपने दिमाग में एक बार बेटा रिवाइज कर लो। हाफ mv² होता है वर्क एनर्जी थ्योरम के साथ जो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ जो रिलेशन होता है, तो एक इन फॉर्मूलों को साथ के साथ पोटेंशियल एनर्जी के क्या क्या रिलेशन होते हैं। पोटेंशियल एनर्जी आपका कब यूज होती है, जब कंजर्वेटिव फोर्स होती है। कंजर्वेटिव फोर्स कितनी होती है, 3 होती है। कौन कौन सी कंजर्वेटिव होती है सर, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है और इलास्टिक फोर्स होती है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी अपनी 3 होती है। ग्रेविटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला mgh है, तो इस तरीके से आप याद करो, हाफ kx², और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता है सर, k q1 q2 अपॉन r, ठीक है। तो यहाँ पर हमने काइनेटिक आपका एनर्जी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हमारे को याद आ सकता था वो एकदम अपन सेटल कर लिया बेटा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इस वाले क्वेश्चन में दिमाग लगाते हैं, क्या बोला, स्फीयर ऑफ मास 10 kg, किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लास्ट ईयर भी आया है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो स्फीयर ले लेते हैं बेटा जी, स्फीयर का मास कितना है 10 kg बोले सर आप, रेडियस कितना गिवन है सर 0.5 मीटर, रोटेट अबाउट अ टेंजेंट, हाँ जी, इस बात को बेटा ध्यान से देखो बेटा, टेंजेंट फॉर्मूला क्या याद रहता है अपने को, जो सेंटर से पास होने वाली एक्सिस होती है 2/5 mr², नहीं, टेंजेंट के लिए बोलो बेटा क्या फॉर्मूला है 7/5 mr², ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको क्वेश्चन में पढ़नी रहेगी। फिर क्या बोल दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल दिया बेटा स्फीयर का, तो बोल दो बेटा जी कितना हो गया सर 7/5 mr², इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, 7/5, मास है 10 kg, 0.5 टाइम्स ऑफ 0.5, सॉल्व किए तो 10 आया, सॉल्व किए तो 10 आया, ये कैंसिल आउट हो गया, एक 5 से 5 गया, ठीक है। तो ये आ गया 3.5, डायरेक्ट आंसर आया। अगर अपन गलती कर देते, टेंजेंट को इग्नोर कर देते या जल्दबाजी में भूल जाते इसको पढ़ना, तो फिर हमें 2/5 mr² याद रहता और कोई ना कोई क्या पता उसमें भी ऑप्शन मैच करता, तो लगता कि बेटा हमारा आंसर सही आया, पर नहीं।
अगले क्वेश्चन को पढ़ो, अ रोप इज बाउंड। ये बेटा आपका रोटेशनल मोशन से क्वेश्चन है, इसको एक बार पढ़ के देखो क्या बोला कि एक रोप है जो आपकी होलो सिलेंडर पर बाउंड है। ठीक है, जब इस चैप्टर के क्वेश्चन आते हैं तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत जरूरी हो जाता है। होलो सिलेंडर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वही होता है जो बेटा रिंग का होता है mr²। सॉलिड सिलेंडर का जो आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एक्सिस, जो उसकी एक्सिस से पास होने वाला मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो वही होता है जो बेटा आपका डिस्क का होता है। ऐसे आप याद रख लेंगे। मास 5 kg है, रेडियस 0.5 मीटर है। एंगुलर एक्सेलरेशन आपका जो है पूछ दिया, अगर इतनी फोर्स है तो ये अपने पास होलो सिलेंडर है, आप ऐसे मान लो ये इसकी एक्सिस है बेटा जी। यहाँ पे आपने एक मास को टंगाया हुआ है, वो मास जो है वो 5 kg का मास है। ये मास आपके पास नीचे 20 न्यूटन की फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसा इसने बोला। ठीक है, तो ऐसा इसने बोला, तो यहाँ पर जो टेंशन है वो एक तरीके से 20 न्यूटन की जो इसने बोली वो लग रही है, उसकी वजह से ये रील ऐसे घूम रही है, नहीं ऐसे ऐसे घूम रही है। तो जब ये नीचे जा रही है तो आपको ये रेडियस भी गिवन कर दिया, इसका कितना गिवन कर दिया सर कि 0.5 मीटर। नहीं समझे बात को, तो पूछ लिया कि जब ये घूमेगी तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला याद करो बेटा, क्या होता है कि सर टॉर्क का फॉर्मूला तो आई अल्फा होता है, पर एक और फॉर्मूला भी तो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये फोर्स जो लग रही है 20 न्यूटन की, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके अबाउट टॉर्क आएगा, और वो टॉर्क इसको क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो उस टॉर्क को पहले अपन को फाइंड करना है बेटा। तो यहाँ लिख लेते हैं टॉर्क इज इक्वल्स टू 20, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 0.5, इसको कैंसिल आउट किया तो बेटा ये आ गया 10 न्यूटन मीटर। अब इसको आई अल्फा के बराबर रख लेंगे। आई के लिए मैंने आपको बताया क्या लिखना है, mr² इंटू एल्फा। एल्फा आपसे पूछा है तो 10 अपॉन मास, और रेडियस कितना था सर अपना 0.5 का स्क्वायर। तो इसको अपन कट करते बेटा, ये ऊपर बचा 2, तो एल्फा कितना आ गया 2/0.5 इंटू 0.5, 0.5 से 10 गया, 0.5 ये गया बेटा, तो 25 4 जा, तो एल्फा आ गया 8 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास दिया है। तो 8 अपना आंसर हो गया। विच ऑप्शन सर, दैट इज योर डी ऑप्शन। तो ऐसे अपन बेटा दिमाग लगा लेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस वाले क्वेश्चन पे जरा सोचो, ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ना। ग्रेविटेशन भी इंपॉर्टेंट है अपने पेपर के लिए। ग्रेविटेशन के सारे फॉर्मूले चाहे वीडियो को पॉज करके बेटा एक बार रिवाइज कर लो, साथ के साथ कॉपी में भी लिख लो और देख लो इस वाले के अंदर क्या फॉर्मूला यूज होगा। एस्केप वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो अपन अपनी एस्केप वेलोसिटी लिख लेंगे। कितना होता है √2gm/r। अर्थ इतनी एस्केप वेलोसिटी हमें दी है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अनदर प्लेनेट हैविंग रेडियस। तो आपको जो प्लेनेट है बेटा उसका रेडियस 4 टाइम है अर्थ के रेडियस से। ठीक है, तो रेडियस ऑफ प्लेनेट को कैपिटल RP और रेडियस ऑफ अर्थ को बेटा कैपिटल R से अपन रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एंड सेम मास डेंसिटी, मतलब कि मास में फॉर्मूला नहीं लिखना है, मास डेंसिटी में फॉर्मूला लिखना है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है बेटा, मैं एक बार यहाँ लिख लेता हूँ और फिर यहीं से आप याद भी रख लेंगे कि क्या डेंसिटी जब दी रहती है तो हमें क्या एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करना है। तो मुझे बताओ, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया इस पे अर्थ का 4/3 πr³। तो मास की वैल्यू मैं ऊपर लिखूंगा बेटा, तो एस्केप वेलोसिटी कितना आएगा √2gm/r, दैट इज योर 4/3 πr³ टाइम्स रो। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना सर, ऊपर 2 रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये बच गया मेरे पास r अंडर रूट में। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे 8g/ρ/3, है ना, ये बच गया मेरे पास 8। अब ये वैल्यू पूरी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डेंसिटी इसमें कांस्टेंट गिवन है आपके पास। तो इसका मतलब जो एस्केप वेलोसिटी है वो बेटा जी रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई। अगर आप अर्थ पर हैं तो रेडियस ऑफ अर्थ लेंगे, प्लेनेट पर हैं तो रेडियस ऑफ प्लेनेट लेंगे बेटा। अब हमारे को रेडियस ऑफ प्लेनेट 4 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ बोली है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, और ये हो गया v/r, Vp इज इक्वल्स टू RE/4RE। देखो अपने पास डायरेक्ट आंसर आ गया, कितने टाइम्स आ गया 4 टाइम्स। तो विच ऑप्शन सर, दैट इज योर डी ऑप्शन। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है ना, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है बेटा, और ये रिलेशन यहाँ ध्यान रखना है अगर आपके पास मास डेंसिटी में चीज़ें गिवन हो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी ग्रेविटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, पर ये एस्केप वेलोसिटी नहीं, अब आपका सैटेलाइट से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा। सो सैटेलाइट पे क्या क्वेश्चन दिया है, आपसे बोल दिया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो बेटा। द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट ए एंड बी ऑफ द अर्थ, इतना रेडियस दिया हुआ, 2 सैटेलाइट है ए और बी, दोनों अर्थ के अराउंड घूम रही है। तो ये मान लिया आपने अर्थ से एक इस ऑर्बिट पे घूम रही है, ठीक है, इसका रेडियस r है, और एक बेटा दूसरे ऑर्बिट पे घूम रही है जिसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक की है, तो r हो गई, ये दूरी कितनी होगी सर 4r होगी। बहुत बढ़िया। आपसे क्या बोल दिया, इफ़ द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट इज इतना, तो जो a था उसका जो स्पीड है वो कितना है, a कितने पे थी
ए तो 4r पर है ना, 4r पर, तो इसको भी ध्यान देंगे बेटा। तो ये होगी आपकी 4r पर जो है उसकी वेलोसिटी 3v है। तो आपसे पूछ दिया कि b वाले की स्पीड कितनी होगी, तो अपन vb मान लेते हैं। अब रिलेशन ढूंढो क्या है, आपके पास वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी का कितना, √gm/r, ठीक है। तो इसमें एक r तो कैपिटल R हो गया और एक r बेटा आपके पास 4r हो गया। तो मैं लिख देता हूँ va के लिए, तो दैट इज ये यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भैया वेलोसिटी जो है, यहाँ से एक रिलेशन बना लेंगे, वेलोसिटी जो है वो √r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब अगर अपन रेशियो बनाएंगे va/vb का, तो वो बन के आएगा √rb/ra, ठीक है। अब rb कितना है उसको लिख लो। देखो va कितना है सर अपने पास, va कितना है सर 3v है अपॉन vb इज इक्वल्स टू rb कितना है, दैट इज योर 4r अपॉन r। इसको अपन कैंसिल करते, रूट से बाहर आया बेटा अपने पास 2, तो इस हिसाब से अपने पास जो vb की वैल्यू आ गई वो 3/2v। तो इसको अपन लिख देंगे बेटा जी 1.5 ऑफ v। अपना ऑप्शन चेक कर लो, 1.5 ऑफ v, दैट इज योर डी ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा, ये सरफेस टेंशन के ऊपर क्वेश्चन है। सरफेस टेंशन बेटा हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल आपके पास पेपर में ये देखने को मिलता है। तो एक बार आप क्वेश्चन पढ़ के बताओ क्या बना सर, कि वर्क डन इज ब्लोइंग, ठीक है। तो मतलब ये वर्क डन के फॉर्मूले पे क्वेश्चन है। तो जरा आप सोचो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क सरफेस एनर्जी इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन, दैट इज वर्क डन अपॉन चेंज इन एरिया इज इक्वल्स टू टी। तो W इज इक्वल्स टू टी इंटू चेंज इन एरिया। तो ये हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला है। सोप बबल, सोप बबल में क्या होता है कि 2 लेयर रहती है, तो इसलिए एक एरिया को दूसरे मतलब एक तरीके से 2 से हमें मल्टीप्लाई करना रहता है। तो टोटल एरिया जो है वो 4πr² ना होकर 8πr² हो जाएगा। तो W हो जाएगा बेटा 8πr²। रेडियस हमें गिवन है, सरफेस टेंशन का बेटा आपको गिवन है, क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है। बस एक फॉर्मूला अपने को याद रखना था। तो W इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन कितना है 0.06, 8π, रेडियस कितना है 0.2 टाइम्स 0.2, इसको अपन लिख लेते हैं बेटा। ये नीचे आ गया हमारे पास 100, ये भी आ गया कितना 100, ऊपर पे मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो गया 4 आपका 24 इंटू 8 पाई टाइम्स ऑफ 10⁻⁻⁴, तो ये हो गया 16 192, तो दैट इज 192 पाई इंटू 10⁻⁻⁴ जूल। तो दिस इज योर आंसर ए ऑप्शन बेटा जी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ फॉर्मूले, आप चाहे वीडियो को पॉज करके अपना उस चैप्टर से रिलेटेड रिवाइज करते रहे, क्योंकि ये हमारे पास फाइनल रिवीजन है, तो आप बहुत अच्छे से करते हुए चलेंगे, ठीक है। हमारे से क्या बोल दिया, द रेडियस है ना, द रेडियस ऑफ सोप बबल, ये भी बेटा उससे रिलेटेड है, इज 4 टाइम, ठीक, 4 टाइम दैट ऑफ अनदर। मतलब कि हमारे पास 2 सोप बबल है, एक का रेडियस 4 गुना ज़्यादा है, तो एक को अपन R1 मान लेते हैं और एक को R2 मान लेते हैं। तो R1 जो है वो 4 टाइम्स ऑफ R2 है, ठीक है, दैट ऑफ अनदर। द रेशियो ऑफ द एक्सेस प्रेशर विल बी, तो इसके रिलेटेड जो एक्सेस प्रेशर है वो P1 है बेटा, इससे रिलेटेड अपन एक्सेस प्रेशर P2 मान लेते हैं। तो P1/P2 हमें निकालना है। तो प्रेशर, एक्सेस प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो कितना होता है 4T/R, ठीक, रेडियस। तो अगर पे अपन P1/P2 का रेशियो करेंगे तो वो R2/R1 आएगा, है ना, ये आप लिख लेंगे R2/R1 आएगा। तो दैट इज P1/P2, ठीक है। R1 की वैल्यू बेटा वो कितना आ गया हमारे पास, दैट इज R2/4R2, R2 से R2 कैंसिल, तो P1/P2 की वैल्यू आ गई 1:4। कौन सा ऑप्शन हो गया सर, दैट इज योर ए ऑप्शन, ठीक है। तो एक्सेस प्रेशर के फॉर्मूले और आपका वर्क डन का फॉर्मूला। इसके अलावा बेटा एक फॉर्मूला और ध्यान रखना, दैट इज एसेंट फॉर्मूला, आपका H = 2T cos θ अपॉन ρgr, उस वाले फॉर्मूले को भी आप इसमें याद रखेंगे। एक्सेस प्रेशर का कहानी हमारे पास बन जाएगी। टू आइडेंटिकल सैंपल ऑफ गैस, ठीक है। तो अभी आपका थर्मोडायनेमिक्स KTG वाली यूनिट का क्वेश्चन है बेटा। इसमें क्या बोल दिया कि आपसे बोल दिया इसके अंदर कि आपसे बोला द आइडेंटिकल सैंपल ऑफ गैस आर अलाउड टू एक्सपेंड आइसोथर्मली और एडियाबेटिकली, वर्क डन इज मोर इन आइसोथर्मल प्रोसेस, मोर इन एडियाबेटिक प्रोसेस, नीदर। क्या है इसका कॉन्सेप्ट, अब आप वर्क डन का फॉर्मूला लिखोगे किसका, आइसोथर्मल का, फिर वर्क डन का फॉर्मूला लिखेंगे आप किसका बेटा जी, एडियाबेटिक का। उससे क्लैरिटी नहीं आएगी, पर रिवीजन के तौर पे आप जरूर याद रखेंगे, क्या पता है इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इस बार एडियाबेटिक पे तो नीट पे भी क्वेश्चन आया बेटा जी। क्या फॉर्मूला था हमारे पास, NR ΔT अपॉन Γ-1, और आइसोथर्मल के लिए क्या रहता है सर बेटा जी, वर्क डन का फॉर्मूला दैट इज 2.303 nRT लॉग फाइनल वॉल्यूम V2 अपॉन V1। तो ये 2 फॉर्मूले याद रखेंगे, पर कभी भी जब रिलेशन पूछा जाए वर्क डन का आपका कम या ज़्यादा का, तो इस तरीके से नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसके लिए तो मुझे वैल्यूज़ चाहिए बेटा, R भी आपका ΔT भी चाहिए, गामा भी चाहिए, V2 भी चाहिए, V1 भी चाहिए। तो इसलिए आप क्या काम करेंगे, ग्राफ का सहारा लेंगे।
एक ग्राफ ऐसा बनेगा इसमें, एक ग्राफ ऐसा बनेगा। आप खुद देख के बताओ, ये वाला ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा सर? आइसोथर्मल को। और ये वाला ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा? एडियाबेटिक को। ठीक है, तो ये एडियाबेटिक का ज़्यादा ग्राफ जो है स्टीफर रहता है। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा स्टीफर कर्व होता है। यहाँ पर आप देखो किसने ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई किया, इस ऊपर वाले ने, और नीचे वाले ने एरिया कम किया। तो जो आपका, क्योंकि ये पीवी आपका ग्राफ है, पीवी ग्राफ के अंडर जो एरिया होता है वो वर्क डन को देता है। तो बताओ किसका वर्क डन ज़्यादा हो गया सर? वर्क डन हो गया आइसोथर्मल का, एडियाबेटिक से ज़्यादा वर्क डन हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? वर्क डन इज मोर इन दी आइसोथर्मल प्रोसेस, दैट इज योर ए ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपका बेटा एरिया से रिलेटेड ही है। पीवी ग्राफ है, पीवी ग्राफ के अंदर आपको एरिया फाइंड करना, वो वर्क डन देगा। बस इसमें क्या सिस्टम है, यहाँ पर ये बेटा वैल्यूज़ भी देख लेंगे आप क्या क्या लिखी है, फिर आप एरिया फाइंड करेंगे। तो जैसे मैं इसका एरिया फाइंड करता हूँ तो एरिया क्या हो जाएगा? हाफ दिस वन बेस, यहाँ पे कितना है? 7 - 2 5, और ये बेटा जी अपने पास हाइट हो गई देखो 6 4, तो कितना बचा? 2। तो सर अगर अपन इसको कैंसिल करते तो ये 10 हो गया। अब जब ये आपने एरिया निकाला तो इसमें जब ये वैल्यू लिखी थी तो ये 10 की पावर -3 में लिखनी थी। ठीक है, और जब ये आपने प्रेशर की वैल्यू डिफरेंस करके लिखना था तो ये किस में लिखना था? 10 की पावर 5 में। तो आंसर कितना आएगा? 1000। कल को अगर यही 1000 प्लस माइनस में दिया रहता है तो कन्फ्यूजन हो जाती है कि सर मेरा तो 1000 आंसर आ गया, पर नहीं। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर क्लॉकवाइज है, कैसा वाइज है? क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव रहेगा वर्क डन, और अगर बेटा एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव रहेगा। क्योंकि यहाँ क्लॉकवाइज है तो इसलिए वर्क डन आपका पॉजिटिव रहेगा और ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से रिवीजन लेते हैं बेटा। अगली बात पे आते हैं। अगला क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? अ पार्टिकल स्टार्ट ऑसिलेटिंग सिंपल हार्मोनिक, मतलब एसएचएम से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप जरा एक बार पढ़ के देखो क्या इसमें अपन कर सकते हैं। फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन से जब आपका कोई पार्टिकल वाइब्रेट करते हुए चलता है तो पोजीशन साइन का फंक्शन होती है, और जब आपका एक्सट्रीम पोजीशन से चलता है तो कोस का फंक्शन रहती है। तो इसलिए ध्यान देंगे बेटा यहाँ पर कुछ ऐसी टर्म्स। ठीक है, रिवीजन इसलिए करा रहा हूँ कि लास्ट टाइम पे ऐसी गलती ना हो। दूसरा कि जितने भी ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर को एनालाइज करके डिड्यूस किए हुए क्वेश्चन है कि भाई इस टाइप का ही कुछ क्वेश्चन या इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन ध्यान रख लेंगे, अगर एक्सट्रीम पोजीशन आया तो उसको भी ध्यान रख लेंगे, उसके हिसाब से पोजीशन की इक्वेशन और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की इक्वेशन चेंज हो जाएगी बेटा। देन द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। बोलो अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है? अगर मीन पोजीशन से चला है तो बेटा फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर ओमेगा टी पे, और पोटेंशियल एनर्जी अगर मीन पोजीशन से चला है तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी पे। अब इन दोनों का रेशो पूछा है, इसलिए मैंने आपसे बोला कि ये टर्म, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और कितने टाइम पर पूछा है बेटा आपसे? इन दोनों का रेशो t/2। तो यहाँ पे आप t/2 लिख लेंगे। पहले इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ, तो ये बन गया मेरे पास cos स्क्वायर 2π/t, और यहाँ लिख देंगे आप t/12 अपॉन, ये बन गया साइन स्क्वायर 2π/t, और यहाँ क्या लिख देंगे बेटा जी आप? t/12। अब सॉल्व करो, कितना बना? t से t कैंसिल हुआ, 2 6 गया। ठीक है, तो सेम इसमें भी जाएगा 6t। तो इसको मैं लिख देता हूँ cos, ये पूरे को आप चलो cos ही लिख दो, cos π/6 अपॉन साइन π/6। ठीक है, तो बेटा बताओ आपके पास π/6 कितना होता है? पाई 186 डिवाइड करेंगे 30। अब cos 30 की वैल्यू बोलो क्या है? जल्दी बोल दो बेटा जी, क्या है जल्दी? cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 अपॉन, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। इसको याद रखना बेटा पेपर के टाइम पे, तो हो गया 3:1। तो 3:1 बात आई बेटा इतनी समझ में? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्लास 11th के क्वेश्चन अपने यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब अपन 12th के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, उसके भी कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में कुलाम्स लॉ भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी किस में? व्हेन चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके ऊपर मैं क्वेश्चन लेके आऊँ, चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे लास्ट ईयर में ही क्वेश्चन आया, वो इंपॉर्टेंट है बेटा, उसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। उसके अलावा गॉस थ्योरम, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 12th के जो भी चैप्टर है उसमें ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका वेटेज 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही रहेगा। ठीक है, पर इस बार लेवल अच्छा आएगा बेटा पेपर का, तो इसलिए आप अच्छे लेवल के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। तो ठीक है, रिवीजन लेते हैं इस बात का भी। मास कितना है? 20 ग्राम चार्ज किया है, इट मूव्स विद द वेलोसिटी इतने एंड एंटर्स इन अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इन द सेम डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव किए हो तो उस पर फोर्स लगेगी।
वो फोर्स कितनी हो जाएगी, QE, वो प्रोवाइड करेगी एक्सेलरेशन। तो बेटा ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप याद रख लेंगे, ठीक है। ये मेरे पास एक्सेलरेशन हो गया। आपसे क्या बोल दिया, द वेलोसिटी ऑफ द मास आफ्टर 3 सेकंड, तो पूछा है 3 सेकंड के बाद कितना होगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v इज टू u प्लस AT। यहाँ पर u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है सर, 20, तो आप लिख लेंगे 20, ये हो गया QE बाय m, और टाइम कितना दे दिया सर 3 सेकंड। सबकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करो जल्दी से बेटा। चार्ज कितना है 3 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो सर 80, मास बोलो सर, मास कितना है हमारे पास 20 ग्राम, दैट इज 10⁻³ ये कैंसिल आउट, ये हो गया बेटा 4, ठीक है। ये अपने पास कितना हो गया 4, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में गया बेटा अपने पास 3, ठीक है। तो 4 3 12, ठीक है, तो ये हो गया 20 + 12 इंटू 3, तो ये आ गया 20 + 36, तो आंसर आ गया बेटा 56 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन बेटर है सर, बी ऑप्शन, ठीक है बेटा, ठीक। तो इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं इसमें क्या बोला हमारे से। ये किस चीज़ पर बेस्ड है, सेम क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पर क्वेश्चन है, एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, तो इसलिए ध्यान से देखेंगे। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ लिखवा देता हूँ। आपसे बोल दिया इलेक्ट्रॉन फॉल थ्रू द सेम डिस्टेंस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड कीपिंग द मैग्नीट्यूड अनचेंज, मतलब पहले भी ई बाद में भी ई। अब प्रोटॉन फॉल कर रहा है, तो पूछा है कि दोनों में से कौन ज़्यादा टाइम लेगा। तो एक तो आपको डायरेक्ट रिलेशन याद रखना है कि टाइम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट ऑफ मास। तो यहाँ से आपको आंसर तो मिल गया कि भैया मास प्रोटॉन का ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले, तो इसलिए टाइम भी ज़्यादा कौन लेगा, प्रोटॉन। तो इसलिए क्या हो गया, मोर इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोर इन केस ऑफ प्रोटॉन। पर ये आया कैसे, आप एक चीज़ समझो, अभी मैंने एक्सेलरेशन का इसमें क्योंकि फॉल कराया है किसी चीज़ को, तो ये मान लो इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी फोर्स लगेगी सर, QE ma। तो एक्सेलरेशन आपने याद रख लेना QE बाय m होता है, बिल्कुल होता है सर, ठीक है। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डिस्प्लेसमेंट h है, तो आप s = ut + ½ AT² का फॉर्मूला लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा 2HM/QE, और आपके पास ये हो गया टाइम का फॉर्मूला, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि वो हर बार आपसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछे, तो ये फॉर्मूला भी पता होना जरूरी है बेटा। तो T = क्योंकि H कांस्टेंट हो गया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो आपका चार्ज है वो कांस्टेंट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, तो T सिर्फ रूट ऑफ m पे डिपेंडेंट हो। अगर मान लो प्रोटॉन की जगह अल्फा पार्टिकल को अगर वो फॉल कराता है, तो फिर वो √m/q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। अगर मान लीजिए कि वो अल्फा पार्टिकल के लिए जाता है, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो इसका मतलब मास और चार्ज, ये फॉर्मूला सही है जो आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे से किस पे बोला, कैपेसिटर पे। इसमें क्या बोल दिया बेटा, एक कैपेसिटर C कैपेसिटी का है, दूसरा C/2 का है, V बैटरी से कनेक्ट कर दिया, वर्क डन पूछ दिया बेटा। तो वर्क डन मतलब जो इसके ऊपर एनर्जी स्टोर्ड होगी वो आपको निकालनी है, वो हो जाएगी ½ C = V²। इस पर भी पोटेंशियल V, इस पर भी पोटेंशियल, और दोनों पैरेलल में पोटेंशियल सेम होने की वजह से, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट फॉर्मूला याद करो कि जब पैरेलल में कैपेसिटर वाला केस होता है तो C1 + C2 कर देते हैं, तो C + C/2, तो कितना हो गया सर 3C/2। यहाँ लिख देंगे तो बेटा वर्क डन हो जाएगा ½ 3C/2 V², तो आंसर आ गया 3CV²/4। इजीली अपना आंसर आ गया, कहाँ है सर, बी ऑप्शन, ठीक। अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं बेटा। इसमें क्या बोला, इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बहुत ध्यान से समझ लो, इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी मेटल शीट इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट। मेटल का के जो है वो इनफाइनाइट होता है, इस बात को ध्यान रख लेंगे। इफ द थिकनेस ऑफ द शीट इज ½ द सेपरेशन, तो सेपरेशन तो D होता है, तो इसका कितना हो गया D/2। अब ये पार्शियली फील्ड वाला केस हो गया, पार्शियली फील्ड वाले की कैपेसिटेंस बोलो कितनी है सर, F साइलेंस नॉट A अपॉन D - T + T/K। आप अभी वीडियो पॉज करके और कैपेसिटर, पोटेंशियल और उसके अलावा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको एक बार बेटा लिख कर देख लेंगे, तो आपका हैंड टू हैंड रिवाइज हो जाएगा। तो C = F साइलेंस नॉट A अपॉन D - D/2 + D/2, और K हो गया इन्फिनिटी, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी बिकम 0, D - D/2 बिकम D/2, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 2F साइलेंस नॉट A/D। ये एयर फील्ड की कैपेसिटेंस है जो आपको पहले गिवन थी, तो न्यू कैपेसिटेंस मैं इसको मान लेता हूँ, तो न्यू कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ C। कौन सा ऑप्शन हो गया सर, दैट इज योर डी ऑप्शन, ठीक है बेटा जी। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। EMF ऑफ द सेल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा है, 2 बैटरी दे दी, दोनों बैटरी आपको दिख रही होगी पैरेलल में कनेक्टेड है, दोनों का
ईएमएफ अलग है। अगर पैरेलल में जो सेल्स कनेक्टेड है या बैटरीज जो कनेक्टेड, अगर उनका ईएमएफ बराबर होता है तो उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ भी बराबर ही, मतलब सेम ही रहेगा, इंडिविजुअल सेल के ईएमएफ के बराबर होगा। बात आई इतनी समझ में? पर इसमें अलग अलग है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला रहता है ई इक्विवेलेंट को निकालने का, वो मैं लिख देता हूँ। ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा सर? E1/R1 प्लस E2/R2। आर इक्विवेलेंट कैसे निकल जाएगा पैरेलल में? दैट इज R1/R2 इन डिवीजन R1 प्लस R2। तो बेटा आप लगा लो सेम फॉर्मूला। बताओ इसमें क्या क्या गिवन है? 2 और 1, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ 1/2 प्लस 1, तो बोल दो सर 2/3 हमारे पास वैल्यू आ गई। यहाँ लिखूंगा तो ई इक्विवेलेंट भी आ जाएगा। तो E1 कितना है? 18/2 प्लस 12/1 इंटू कितना हो गया सर? 2/3 को अपन अगर डिवाइड करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा? 9। ठीक है, तो 9 और ये हो गया हमारे पास कितना? 21 टाइम्स ऑफ 2/3, तो ये हो गया बेटा 7, दैट इज योर 14 वोल्ट। तो मतलब इन दोनों को अब आप ऐसे लिख दोगे, ये हो गया वोल्ट मीटर और ई इक्विवेलेंट हो गया कितना हमारे पास? 14 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगी अपने पास कितना सर? 2/3। इसका अपन वोल्टेज जो है, इसका जो वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस अपन लेके चलते हैं वो आइडियल, मतलब कि इनफाइनाइट, तो मतलब उधर कोई करंट नहीं जाएगा। तो अब इसका तो आपको क्या बताना था? वोल्ट मीटर की रीडिंग बतानी थी। अब टर्मिनल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। करंट हो गया 0, तो वोल्टेज जो ड्रॉप होगी, मतलब जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? ई इक्विवेलेंट के। ई इक्विवेलेंट 14 वोल्ट है, तो सर आंसर भी कितना आ गया? 14 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर सी। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं बेटा जी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इसमें बोल दिया कि द वायर ऑफ द सेम मेटल हैव द सेम लेंथ। ठीक है, मेटल भी सेम है, मतलब रो सेम हो गया, आपके पास वायर भी सेम होगी, लेंथ सेम होगी, पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको कुछ इस तरीके से दिया है, मतलब अपन A1/A2 को 3:1 मान लेंगे। दे आर जॉइंट इन सीरीज। अब ये दोनों की दोनों वायर को बेटा सीरीज में ज्वाइन कर दिया है, तो एक वायर और दूसरी वायर। इसका एरिया A1 लिए थे, इसका एरिया A2 लिए थे। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ द थिकर वायर इज, तो ये अपने पास A1 जो है ये थिकर हो गई और ये अपने पास बेटा जी थिनर वायर हो गई। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस, मतलब पहले वाले का रेजिस्टेंस अपने को 10 ओम दिया है और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन पूछा है। तो मतलब कि आपको पहले R2 को फाइंड करना रहेगा। R2 को कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बोलो बेटा क्या होता है? रो L अपॉन A। आप जैसे समझ रहे हो क्वेश्चन में रो और L कांस्टेंट है दोनों के लिए, तो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो अगर सर आप R1 अपॉन R2 का रेशो लिखेंगे तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा A2/A1, क्योंकि दोनों के दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। R1 आपका कौन है? थिकर वाला, तो दैट इज 10/R2 इज इक्वल्स टू, तो A1/A2 का रेशो है 3:1, तो A2/A1 का रेशो हो जाएगा 1:3। तो सर अपने पास R2 आ जाएगा 30 ओम। अब ये क्योंकि दोनों सीरीज में है तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा 40 ओम। देखो भाई बहुत डायरेक्टली आपके पास हो गया, सिर्फ आपने को फॉर्मूला याद रखना है और बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ लिए तो आपका आधा काम तो वैसे ही सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है बेटा। इन द फिगर 2 पैरेलल इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर्स। इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट करंट कैरिंग का फॉर्मूला कितना होता है? μ0/4πI/r × 2π। ये क्वेश्चन मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि पिछले साल जो क्वेश्चन था वो आपके पास सर्कुलर वायर पे पूछा जा चुका है, तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार क्या पता कुछ एक स्टेप ऊपर करके ऐसा कुछ क्वेश्चन वो पूछ ले। इफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट A इज 0, अगर बेटा यहाँ टोटल मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो मतलब दोनों इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर बराबर है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम मान सकते हैं कि B1 किसके बराबर है? B2, तो B1 निकाल लो। इसमें करंट कितना हो गया? μ0/4π, करंट हो गया 10 अपॉन, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी 9 इक्वल्स टू इंटू 2, क्योंकि ये फॉर्मूला, अच्छा यहाँ 2 रहेगा बेटा, इनफाइनाइट वायर है, इज इक्वल्स टू, ये हो गया μ0/4π। इसमें करंट कितना है वो तो पूछा ही है, I/, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी सर 27 2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, μ0/4π से μ0 ये 3 अपने पास आ गया, तो करंट आ गया कितना हमारे पास बेटा 30 एम्पियर। बस इतना सा काम इसमें आपको करना था, दैट इज़ योर सी ऑप्शन बेटा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अच्छा, ये लॉरेंट्ज फॉर्मूले पे क्वेश्चन है, फोर्स ऑन अ चार्ज इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो लॉरेंट्ज फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है? QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस QE वेक्टर। तो इसमें से बेटा आप Q कॉमन ले लो, तो ये बच गया V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस E वेक्टर। तो E वेक्टर अपने को गिवन है, ये रहा, और V वेक्टर ये रहा, और B वेक्टर ये रहा, तो इन दोनों का क्रॉस करना है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी हो गई? F वेक्टर इज इक्वल्स टू Q, V वेक्टर को लिख लेता हूँ 2i कैप क्रॉस,
ठीक है बेटा। बी वेक्टर को भी लिख लो, कितना हो गया सर आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस ये हो गया 4k कैप प्लस ये हो गया बेटा जी 10 आई कैप। ठीक है, अब सारी वैल्यूज़ को देख लो, ये वाली वैल्यू माइक्रो टेस्ला में है, ठीक है, तो ये आंसर भी माइक्रो में ही आएगा, और ये माइक्रो वोल्ट में है तो ये आंसर भी माइक्रो में आएगा। लास्ट में इसको यहाँ लास्ट में चाहे मल्टीप्लाई कर दो 10 की पावर -6, ठीक है, ईजी हो गया। तो चार्ज को ऐसे ही रख लेते हैं बेटा, इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे 0 आएगा, इसको इसका होता है सर k कैप, ठीक है, इसके साथ क्रॉस करेंगे तो -j कैप प्लस 10 आई कैप और मल्टीप्लाई में आगे 10 की पावर -6, ठीक है। तो ये एफ वेक्टर की वैल्यू होगी। आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा मैग्नीट्यूड पूछा है तो इसका मोड करना पड़ेगा, तो पहले मैं इसको सॉल्व करके लिख लेता हूँ। तो इसका वैल्यू आ गया हमारे पास q इंटू 10 की पावर -6 आई कैप हो गया 10 आई कैप प्लस ये हो गया सर -8j कैप प्लस 6k कैप। जब आप इसका मोड करेंगे दैट इज एफ वेक्टर तो ये हो जाएगा q इंटू 10 की पावर, प्रोटॉन है, प्रोटॉन का चार्ज आपको पता ही है, उस वैल्यू को यहाँ लिखना है 1.6 इंटू 7 इंटू 10 की पावर -19 को, और इसका जो रूट करके आएगा वो आ जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो 36 प्लस 64 100 तो 200 तो √2, तो ये हो गया आपके पास 100 बाहर आ जाएगा, है ना। तो ये आ गया 10q, या हम बोल सकते हैं q इंटू 10 की पावर -5 इंटू √2 को सॉल्व करेंगे तो समथिंग आएगा, तो उस हिसाब से आपको एक ही ऑप्शन इसमें दिख रहा है दैट इज योर 1400 बेटा। ये हमारे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसमें आपको थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना रहता है, तो उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि आपका एक ग्राफ दिया है करंट और टाइम का, तो आप समझ गए होंगे चार्ज जो होता है वो IDT होता है, नहीं समझे तो आप फॉर्मूले इससे रिलेटेड रिवाइज कर ले बेटा तुरंत। तो चार्ज IDT होता है इंटीग्रेशन में, मतलब कि जो इसका एरिया देगा वो आपको चार्ज देगा। तो इसका एरिया पहले मैं निकाल लेता हूँ, दैट इज हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये मेरे पास आ गया चार्ज कितना सर 0.2, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये सेकंड में है, वो एम्पियर में है, 4 है, 0.1 है, बिल्कुल सही। आगे क्या बोला उसने हमारे से क्वेश्चन में पूछा क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा है थ्रू द कॉइल इन वेबर और रेजिस्टेंस गिवन है 10 ओम। एक फॉर्मूला इसके लिए रहता है बेटा जिसमें चार्ज, फ्लक्स और रेजिस्टेंस का रिलेशन रहता है। ये जनरली बच्चे मिस आउट कर देते हैं और फिर पेपर में आता है और इतना आसान क्वेश्चन रहता है कि फिर हमें लगता है कि यार ये फॉर्मूला काश हमें पता होता। तो अब आपको ये पता चल गया। तो ये फॉर्मूला है, यहाँ पर आप चार्ज की वैल्यू को लिखेंगे 0.2 इंटू 10, तो लो बेटा जी आपके पास फ्लक्स कितना आ गया वेबर में, दैट इज 2 वेबर। विच ऑप्शन सर, दैट इज योर ए ऑप्शन, ठीक। तो इस तरीके से आप दिमाग लगा लेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे से क्या बोला, कॉइल ऑफ इंडक्टिव रेजिस्टेंस, एसी का क्वेश्चन है बेटा। कॉइल ऑफ इंडक्टिव रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रेजिस्टेंस मतलब कि एक्सएल और रेजिस्टेंस ये रहा 8 इज प्लेस्ड इन सीरीज विद द कंडेंसर, कंडेंसर ऑफ कैपेसिटर मतलब कि XC। द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू AC ऑफ 1000 वोल्ट, मतलब कि टोटल वोल्टेज। द पावर फैक्टर, पावर फैक्टर किसको बोलते हैं सर, cos फाई को, R/Z। दिमाग चला होगा कि सर अब Z निकालना है, इम्पिडेंस। इम्पिडेंस का फॉर्मूला क्या रहता है बेटा जी, याद रखेंगे XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। जरा बोलो XL ऊपर से देख के बोलो कितना है, कि सर 31 माइनस XC देख के बोलो दैट इज 25 होल स्क्वायर प्लस ये कितना था 8 स्क्वायर। जरा सोल्व करो, 31 में से 25 गया, 6 का स्क्वायर 36, 64 मतलब कि इम्पिडेंस आ रहा है अपना 10। तो यहाँ पर आप cos फाई की वैल्यू रख दो बेटा जी, कितनी आ गई R है 8/10, ये तो cos फाई हमारे पास कितना आ गया सर 0.8। बस इतना ही तो पूछा है इसमें, पावर फैक्टर। विच ऑप्शन सर, दैट इज योर डी ऑप्शन, ठीक है बेटा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, चैप्टर आपका हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बहुत ध्यान से देखेंगे क्या बोला है आपसे। आपसे बोला है कि एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही है। हाफ एफ साइलेंस नॉट ई स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में होता है। याद रख लेंगे और रिवाइज कर लेंगे, तो बिल्कुल सही बात है। स्पीड ऑफ लाइट आपकी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो इतनी ही होती है किसके अंदर, आपके पास एयर या वैक्यूम के अंदर। मीडियम के अंदर भी आप फॉर्मूला ध्यान रख लेंगे, दैट इज योर एफ साइलेंस आर और सॉरी म्यू आर एफ साइलेंस आर, ठीक। तो आपका रिलेटिव परमिटिव दे ओरिजिनेट फ्रॉम चार्ज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, ये गलत हो गया बेटा। वेव मतलब कि एनर्जी कभी भी यूनिफॉर्म बॉडीज के थ्रू नहीं प्रोड्यूस होती है, वो आपकी एक्सेलरेटेड होनी चाहिए। इसका मतलब अगर आपका चार्ज एक्सेलरेट करेगा तब वो आपके पास ओरिजिनेट होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में एनर्जी। वहीं पर दे अट्रैक्ट, बिल्कुल सही बात है बेटा जी। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर है वो ट्रांसवर्स नेचर है, मतलब कि
लॉन्गिट्यूडनल नहीं है। तो ये और सारे पॉइंट सही है, बस एक ऑप्शन ये गलत था इसमें, और यही हमारे से पूछा भी था, द प्रॉपर्टी विच इज नॉट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो दैट इज योर सी ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आपसे इसमें क्या बोल दिया बेटा, ये आपका रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन है, आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप से क्वेश्चन आ चुका है, तो या अब हम एक ऐसा ही क्वेश्चन आपका टेलीस्कोप से रिलेटेड भी कर लेते हैं। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज, तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिख देता हूँ। दो, एक तो जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है, और एक मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है जब इमेज इन्फिनिटी पे बनती है। तो पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ना पड़ेगा। व्हेन इट इज एडजस्टेड फॉर पैरेलल रेज द डिस्टेंस बिटवीन, एडजस्टेड फॉर द पैरेलल रेज, ठीक है, आगे क्या बोल दिया, मतलब इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी आपके पास, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस, तो ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा, आई पीस छोटा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको ट्यूब लेंथ बोलते हैं एल से, वो भी अपने को गिवन है बेटा क्वेश्चन के अंदर, दैट इज योर 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज पूछा है, एफ नॉट एफ ई, देखो तो इसका मतलब ये इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रहना चाहिए, फोकस पे, तो इसका मतलब ये दूरी एफ नॉट हो गई, ये दूरी एफ ई हो गई, तो मैग्निफिकेशन हो गया एफ नॉट बाई एफ ई, और बेटा एल हो गया एफ नॉट प्लस एफ ई। तो ये दो फॉर्मूले आप इसमें ध्यान रखेंगे नॉर्मल एडजस्टमेंट में, ठीक है। नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब कि आपकी जो रेज है जो इमेज बनाएगी वो बिकम पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ मैग्नीफाइंग पावर 9 दिया है, तो दैट इज एफ नॉट बाई एफ ई, तो बोलो एफ नॉट कितना हो गया सर, 9 टाइम्स ऑफ एफ ई, और ये वैल्यू कितनी दी है, एल इज योर 20 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू एफ नॉट प्लस एफ ई। तो यहाँ एफ नॉट की वैल्यू रखूंगा 9 एफ ई प्लस एफ ई, तो ये हो गया सर 10 एफ ई इज इक्वल्स टू 20, तो एफ ई हो गया 2। अगर एफ ई 2 है तो एफ नॉट कितना हो गया सर, 18 सेंटीमीटर। लो भाई, दोनों फोकस की वैल्यू आ गई 18 और 2, दैट इज योर सी ऑप्शन, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल दिया बेटा, डुअल नेचर का क्वेश्चन है, व्हेन द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इंक्रीज्ड बाय, मैं पहले भी बोला था इंक्रीज्ड बाय, इंक्रीज टू, इस चीज का ध्यान रख लेंगे। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस इंक्रीज्ड फ्रॉम इतने टू इतने, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है। तो होता क्या है कि मेटल सरफेस पर जब लाइट रे गिरती है तो कुछ एनर्जी के साथ आएगी, वो एनर्जी अब 20% बढ़ गई है, तो मतलब पहले एच न्यू था, अब 0.2 और बढ़ गई, तो मतलब कि वो हो गई 0.2 एच न्यू, तो इसको मैं ई मान लेता हूं, तो वो ई से बढ़ के हो गई 2 ई, 1.2 ई, ठीक है। और इस टाइम पर जो काइनेटिक एनर्जी थी वो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बढ़कर 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। तो आपसे पूछा क्या है सर, वर्क फंक्शन, तो ठीक है अपन दो इक्वेशन बनाते हैं, अपना आंसर आ जाएगा। पर इक्वेशन कौन सी, याद रखो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस फाई नॉट, ठीक। अब यहाँ पे लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी है, एक बार 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू ई माइनस फाई नॉट, और दूसरे केस में क्या है, यहाँ से ई की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ गई सर ये 0.5 प्लस फाई नॉट, ठीक है। दूसरे वाले केस में लेते हैं, उसमें कितना है 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू दैट इज 1.2 ई माइनस फाई नॉट। यहाँ से भी आप लिख लो, यहाँ से लिख लो 1.2 ई इज इक्वल्स टू 0.8 प्लस फाई नॉट बेटा, ठीक है। ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, इस वाली ई की वैल्यू को यहाँ रख दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.2 0.5 प्लस फाई नॉट इज इक्वल्स टू दैट इज 0.8 प्लस फाई नॉट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 प्लस 1.2 फाई नॉट इज इक्वल्स टू 0.8 प्लस फाई नॉट बेटा। इसको अपन सॉल्व करते हैं तो किस वैल्यू को किधर ले जा ले, इसको इधर, तो ये हो जाएगा 1.2 फाई नॉट माइनस फाई नॉट इज इक्वल्स टू 0.8 माइनस 0.6, तो ये हो गया 0.2 फाई नॉट इज इक्वल्स टू 0.2, तो बेटा यहाँ से फाई नॉट की वैल्यू आ गई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन सा ऑप्शन हो गया सर, दैट इज योर बी ऑप्शन। फॉर्मूला याद रखेंगे, अपना काम बन जाएगा। इस चैप्टर में आप थोड़ा सा डी ब्रोगली वेवलेंथ को भी एक बार गो थ्रू कर लेंगे, उससे रिलेटेड फॉर्मूले, क्योंकि वो भी बेटा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एटम से रिलेटेड अपन लेते हैं। ऑलमोस्ट जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है उनको हमने रिवाइज कर लिया, और मैंने जो आपसे बोला था कि बीच बीच में वीडियो को पॉज करके आप अदर चीज़ों को भी रिवाइज करते हुए चलते रहेंगे बेटा। तो द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस, तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी आपकी इतनी है, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इट्स एक्साइटेशन एनर्जी। तो आपसे क्या बोला, ये ग्राउंड स्टेट है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से, ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी है -13.6, और ये ऊपर वाला जो है इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, इसकी एनर्जी कितनी होती है 3.4। तो उसने पूछा कि एक्साइटिंग एनर्जी कितनी है, मतलब कि कितनी एनर्जी लेके वो ऊपर गया है, तो वो हो गया बेटा आपका कितना -3.4 माइनस 13.6, तो बोलो कितना हो गया -3.4 प्लस 13.6। बेटे लैंग्वेज पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 2 बचा, इधर गया अपना 10, ठीक है। तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। तो ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन हमारे पास है,
ठीक है। बस आपको मैंने क्या बोला, क्वेश्चन को पढ़ना सही से एक तो पेपर के अंदर, दूसरा अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको बैक करना है, उसको लिखना है, उसको एक बार जब आप अभी पेपर से पहले भी जो है थोड़ा फॉर्मूलाज को रिवाइज करके जाए, फॉर्मूलाज को यूज़ कैसे करना है वो अपने दिमाग के अंदर बिठा ले। इन क्वेश्चंस का भी जो मोटो था, इस फाइनल रिवीजन क्लास का भी जो मोटो था वो यही था कि आप, मैं सारे चैप्टर्स में कवर करते चलूँ, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करते चलूँ, जिससे कि आप उन फॉर्मूलाज को, उन कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर ले। और साथ के साथ मैं आपसे अपील करते चलाऊँ बीच में कि आप पॉज करके उससे रिलेटेड सारे फॉर्मूले भी लिख लो, दोबारा फिर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से हमारा काम बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। आप अपना पेपर अच्छे से लिख के आए और आपका जो भी ड्रीम वाला एम्स है उसको आप जरूर अचीव करेंगे। सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम, थैंक यू।